नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार एक्शन में है। लगातार योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज सुबह हत्याकांड के दूसरे आरोपी विजय चौधरी उर्फ उस्मान को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इससे पहले यूपी पुलिस ने शूटर्स की गाड़ी चला रहे अरबाज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। आज हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब चर्चा है कि यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स और मुख्य साजिश में शामिल सभी आरोपियों को ढेर करेगी। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी इसके बारे में साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, एक बयान में उन्होंने कहा कि यूपी डीजीपी ऑफिस से इस बारे में कहा गया कि इस हत्याकांड में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक ये बात सही भी साबित होती दिख रही है। पुलिस टीमें अतीक अहमद के बेटे असद से लेकर 5 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आज एक आरोपी उस्मान को ढेर कर दिया गया है। यूपी पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि उस्मान ने ही उमेश पाल और उनके गनर को गोली मारी थी और आज सुबह पुलिस ने एनकाउंटर में उस्मान को ढेर कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के आरोपियों के मिट्टी में मिलाने वाले बयान के बाद माना जा रहा है अतीक के बेटे असद का भी यही हाल होने वाला है। उस्मान के एनकाउंटर के बाद उसकी पत्नी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कहीं से नहीं पकड़ा गए हैं वो सब। तो पुलिस कहाँ से पकड़ी है? हमको नहीं पता। सारा रात यहीं पे थे हमारे यहाँ। सारा रात सुबह 7 बजे गए हैं। सुबह 7 बजे गए। आपके पति सुबह घर से निकले हैं? सुबह नहीं, वो संजय से गायब थे। हमको के कहा गया कि क्या कहते हैं, तुम अपने पति को आवाज दो, बुलाओ। हम सारी रात भटभटा रहे थे वहाँ पे। हम बुलाए, हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे। हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। क्या क्या काम करते थे पति आपके? हमारे पति गाड़ी चलाते थे अल्ट्राटेक में। कहाँ पर? घूरपुर। तो ये तो कह रहे हैं कि ये वहाँ 24 तारीख को इन्होंने उमेश पाल को गोली 24 तारीख को घर भी आए थे। ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन घर में ही थे। 24 तारीख को घर में ही थे, आए थे, घर में भी आए थे। जब मर्डर हुआ था मतलब वहाँ पे, तो ये घर पे दिन भर करते थे कि? हाँ, घर पे थे, दिन भर थे। रात तक? हाँ, रात भर थे। सुबह मतलब भैया भी हमारे जेल में हैं, बड़े वाले। उनको क्या कहते हैं, मतलब कि उनका सतना केस गया है भैया का, तो उनके लिए वहाँ सतना गए थे। 26 तारीख को सतना गए थे, वहाँ से 2 तारीख को आए हैं। अच्छा, क्या लगता है पुलिस झूठ बोल रही है जो इनकाउंटर किया? हाँ, झूठ बोल रही है। इनकाउंटर किया है, लोग जान के किए हैं। जिसमें एक आरोपी को ढेर कर दिया गया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए प्रयागराज से हमारे साथ शोएब रिजवी जुड़े हुए हैं। शोएब, उमेश पाल हत्याकांड में लगातार यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। आज फिर एक आरोपी को ढेर किया गया, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पुलिस पर लगातार दबाव था, क्योंकि पिछले 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे और खासतौर से एक इनकाउंटर हालांकि पुलिस पहले ही कर चुकी है अरबाज का, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्रेटा गाड़ी जो है वो चलाकर वहां पे गया था और उसी से शूटर वहां पे पहुंचे थे। लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहे थे, लगातार तमाम तरफ से सवाल उठ रहे थे कि जो इस पूरी घटना में सीसीटीवी मिला, उसमें जो शूटर्स दिख रहे हैं, आखिर उन पर पुलिस का शिकंजा कब कसेगा, उन्हें कब पकड़ा जाएगा। और आज जिस तरह से ये पुलिस को कामयाबी मिली है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वो शूटर्स है जो पहले उमेश पाल की गाड़ी उतरने के बाद पहली फायरिंग इसी ने की थी। तो ये कह सकते हैं कि पुलिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बड़ी कार्रवाई है, बड़ी सफलता है, क्योंकि उस घटनाक्रम में शामिल एक शूटर को आज पुलिस ने मारा है। हालांकि तमाम तरह के इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। उस्मान नाम बताया जा रहा है, हालांकि इसका नाम विजय चौधरी भी है। उस्मान के नाम से क्राइम की दुनिया में इसको जाना जाता था, ऐसा बताया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने और एक तरह से कहते हैं कि सरकार ने जो संदेश दिया था कड़ी से कड़ी कार्रवाई का, उसका ये एक तरह से नतीजा है। और यूपी पुलिस अपने संदेश में सफल साबित होती भी दिख रही है। हत्याकांड का ये 8 दिन हो गए हैं और दूसरा एनकाउंटर है। अभी कितने और आरोपी इस हत्याकांड के बाकी बचे हुए हैं जो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है? देखिए, पुलिस के पास अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो सीसीटीवी में शूटर्स दिख रहे हैं उसमें
में ये एक पहली कामयाबी कही जा सकती है। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत पे लिया है, अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, लेकिन सीधे तौर पर जो सीसीटीवी में जिन लोगों जो दिख रहे हैं उनको लेकर के पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है। और आज जिसको मुठभेड़ में मारा गया वो बताया जा रहा है कि उस सीसीटीवी में वो शख्स मौजूद था और उसने ही पहली फायरिंग की थी। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस के लिए अभी और लोग, न सिर्फ जो एफआईआर जो पूजा जो उमेश पाल की पत्नी ने लिखाया है एफआईआर, उसमें जिन लोगों के नाम है उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, और साथ ही साथ और शूटर जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं उनको अभी पकड़ना बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, योगी सरकार में जिस तरह से इस बारे में कहा गया था मिट्टी में मिलाने की, तो इस दौरान मिट्टी में भी मिलाने की कार्रवाई की गई। पीडीए ने करीब 4 मकान अब तक चिन्हित किए थे जिन्हें जमींदोज किया जा चुका है। तो दोनों तरफ से कार्रवाइयां हो रही हैं, जहाँ पीडीए कार्रवाई कर रहा है वहाँ पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई करती हुई दिख रही है। हालांकि सवाल जरूर पुलिस की प्रणाली पे उठ रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से इनकाउंटर करके इस आरोपी को मारा है उससे पुलिस को थोड़ी राहत जरूर मिली। हालांकि चुनौती अभी भी पुलिस के लिए है कि जो और इस पूरे मामले में शूटर्स हैं उनको कितनी जल्दी वो पुलिस के लिए जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो अभी भी बड़ी चुनौती है क्योंकि वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। साथ ही अतीक का जो बेटा असद है वो फिलहाल फरार चल रहा है और ये भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि उसका भी यही हाल होने वाला है, वो भी शायद एनकाउंटर में ढेर हो जाए। शायद यही डर अतीक को भी सता रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो भी उसमें आरोपी बनाए गए हैं उन सब के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि दबाव लगातार बना हुआ है। लगातार पुलिस इस पर काम भी कर रही है, एसटीएफ भी इसमें लगाई गई है, राजनीतिक दबाव भी है और कहीं ना कहीं जो अपराधी उनमें भी खौफ का आलम है, क्योंकि जिस तरह से 2 इनकाउंटर हो चुके हैं इस घटना में शामिल उन लोगों के लिए ये उल्टी गिनती जैसा है। उन्हें लग रहा है कि किसी वक्त मेरा नंबर भी आ सकता है, इस तरह की चीजें हैं। हालांकि पुलिस अपनी स्ट्रेटजी के तहत या जो भी वजह हो बहुत चीजें शेयर नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस जिस तरह से तेजी से कार्रवाई कर रही है, आने वाले दिनों में न सिर्फ इस तरह के और इनकाउंटर देखने को मिलेंगे बल्कि जो सीसीटीवी में विजुअल में दिख रहे हैं, क्योंकि पुलिस एक इस तरह की चीजों में ये कोशिश कर रही है कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाए और उन तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। तो आने वाले दिनों में न सिर्फ इनकाउंटर देखने को मिलेंगे बल्कि पीडीए की भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल, उस्मान के एनकाउंटर के बाद उसके परिजनों की बाइट हमने अपने दर्शकों को सुनाई है। तो उस्मान की पत्नी का कहना है कि योगी सरकार ने यह एनकाउंटर किया है, वो गाड़ी चला रहा था, वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है। क्या इसको लेकर भी कुछ अपडेट है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उसकी पत्नी और उसके परिवार के लोग जैसे ही इसकी जानकारी हुई वो काफी रो रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है शोएब, रोकना चाहूंगी आपको, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया मामले में बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल हुई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, 20 मार्च तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है जिसमें मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल में रहना पड़ेगा। कुछ दिन और मनीष सिसोदिया को जेल में ही काटने पड़ेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सुनवाई हुई थी आज, जिसमें कोर्ट का यह फैसला है कि 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे। उसके बाद दोबारा से केस की सुनवाई होगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल में रहना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की कुछ ही देर पहले सुनवाई हुई थी इस मामले में, जिसमें कोर्ट का फैसला है कि 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया जेल में ही रहेंगे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया है, रिमांड पर है मनीष सिसोदिया और अब 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना पड़ेगा। यानी कि मनीष सिसोदिया की जो गोली है वो जेल में ही मरने वाली है। 20 मार्च तक जेल में ही रहेंगे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ शिवम सोनी जुड़ गए हैं। शिवम, मनीष सिसोदिया की जो होली है वो 20 यानी कि जेल में ही मरने वाली है। 20 मार्च तक उनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल पूजा, 20 मार्च तक अब जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत पर रहेंगे उप डिप्टी सीएम
पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उनकी पेशी थी। सीबीआई की रिमांड 3 दिन की जो थी वो आज खत्म हो रही थी और राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक यानी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि सीबीआई मांग कर रही थी कि उनकी 3 दिन का सीबीआई रिमांड को बढ़ाया जाए, लेकिन जब कोर्ट के जो जज थे न्यायाधीश एम के नागपाल ने जब सीबीआई से पूछा कि अब पूछना क्या बाकी रह गया है, तो सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि 3 दिन इनकी जो सीबीआई रिमांड है उसको बढ़ाया जाए ताकि और बारीकी से पूछताछ की जा सके। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस सीबीआई की जो मांग थी इसे खारिज किया और 20 मार्च तक यानी कि 14 दिन के लिए इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। हालांकि जब पूछताछ चल रही थी पूजा राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो जज साहब ने पूछा मनीष सिसोदिया से, आपको कस्टडी से दिक्कत क्या है, आप कस्टडी क्यों नहीं चाहते, कस्टडी में रहिए। तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई मुझसे एक सवाल जो है वो बार बार पूछ रही है, उससे के चलते मैं मेंटली टॉर्चर फील कर रहा हूं, मुझे खाना टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मेंटली टॉर्चर की बात दरअसल मनीष सिसोदिया अगर इस तरीके की बात कह रहे हैं कि मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो सवालों से बचना चाह रहे हो, इसलिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हो। देखिए, सवालों से बचना चाह रहे हैं मनीष सिसोदिया, ये बात सीबीआई के अधिकारी कई बार ये कह चुके हैं कि मनीष सिसोदिया जो है जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूजा उनसे सवाल लगातार किए जा रहे हैं दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर, लेकिन सीबीआई बार बार एक ही सवाल कह रही है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दरअसल अंदर दोनों के बीच चल क्या रहा है। मनीष सिसोदिया आरोप लगाते हैं कि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। एक सवाल सीबीआई के अधिकारी बार बार पूछ रहे हैं, वे पूरी केंद्र की सोची समझी रणनीति है, रणनीति के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है, साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले हमने 2 दिन पहले देखा कि किस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर 8 विपक्षी दलों ने, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर थे, अरविंद केजरीवाल थे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, और केजरीवाल की आपकी जगह मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग की गई थी। हालांकि उस पत्र का कुछ असर नहीं हुआ। एक पॉलिटिकल प्रेशर से कहें पूजा, जो विपक्ष ने बनाने की कोशिश किया मनीष सिसोदिया को लेकर। हालांकि यह भी मांग की गई थी कि होली तक के लिए केजरीवाल को फ्री किया जाए ताकि वो अपने परिवार के साथ होली मना सकें। लेकिन अब 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को जेल में ही रह के होली मनानी होगी। हालांकि होली इस बार 7 और 8 तारीख को पड़ रही है और 10 तारीख को पूजा सुनवाई होनी है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ही, और 10 तारीख को सुनवाई में तय होगा कि मनीष सिसोदिया को बेल या फिर जेल। बिल्कुल शिवम, मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक जेल में रहेंगे। उधर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, बच्चों से लेटर लिखवाए जा रहे हैं कि मनीष को साजिश के तहत मनीष सिसोदिया को जेल भिजवाया गया है, उन पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। आगे आम आदमी पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि वो लगातार सड़कों पर है, मनीष सिसोदिया को लेकर मार्च निकाले जा रहे हैं, केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी ये बात भली भांति जानती है पूजा कि अभी फौरी तौर पर कोई राहत मिलने वाली नहीं है जी। जैसे सत्येंद्र जैन के साथ हश्र हुआ, वैसा ही मनीष सिसोदिया के साथ होने वाला है। सत्येंद्र जैन 2022 से दिल्ली की तिहाड़ में बंद है और आम आदमी पार्टी के जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में ही रहने वाले। इसी के चलते मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया जाता है, सत्येंद्र जैन से इस्तीफा ले लिया जाता है, दोनों के इस्तीफे को मंजूरी मिल जाती है। अगर आम आदमी पार्टी को पता होता कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट के जरिए या किसी भी अन्य तरीके से वो बाहर निकाल लेंगे तो मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लेने की नौबत नहीं आती। आतिशी और एक और दिल्ली के जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी भली भांति जानती है कि मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत बहुत जल्दी मिलने वाली नहीं है और इसी को लेकर एक अपोजिशन का जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो लगातार केंद्र सरकार पर बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी का एक क्रम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 विपक्षी दलों ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। एक प्रेशर बनाने की कोशिश और एक जनता में मैसेज देने की कोशिश कि देखिए, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दामन एकदम पाक साफ है, केंद्र सरकार इन्हें फंसा रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की, लेकिन केंद्र सरकार को रास नहीं आया।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली में की, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, लेकिन केंद्र सरकार को रास नहीं आ रहा। इसके चलते हमारे दोनों अच्छे नेताओं को फंसाया जा रहा है। नंबर 2 की पोजीशन पर आते थे पूजा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि उन्हें कुछ दिन तक जेल में ही बिताना होगा। बिल्कुल शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। NH9 पर टोल टैक्स के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक तेज रफ्तार कार के खंबे से टकरा गई। तेज रफ्तार कार खंबे से टकरा गई, जिसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हापुड़ में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। NH9 पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है जो कार थी उसकी रफ्तार काफी तेज थी, जिसके चलते वो अनियंत्रित होकर एक खंबे से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही जो घायल हैं उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में हरियाणा जाट धर्मशाला पर अवैध रूप से कब्जा करने के दौरान फायरिंग और छेड़छाड़ के आरोपी कमल समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर जाट महासभा के लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। उन्होंने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। वहीं पुलिस ने 3 दिन में आरोपियों को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद महासभा के लोग वापस लौट गए। तो हापुड़ में जाट धर्मशाला पर कब्जे का ये मामला सामने आया है। थाने पर आने का विषय ये है कि अभी 2 दिन पूर्व हमारी ये जाट महाधर्मशाला है, इसके ऊपर कमल त्यागी ने अवैध रूप से हमला किया, वहाँ लोगों के साथ बदतमीजी की। तो इस आधार पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, शासन के सामने अपनी रिक्वेस्ट रख रहे हैं और भवन निर्माण हो सके, इसलिए हम सब मिलकर आगे से भवन निर्माण वो करेंगे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस अभी तक आश्वासन पुलिस का आश्वासन ये है कि शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। दबिश दी जा रही है और दबिश देने पर जब भी मिलेगी। थाने पर आने का विषय ये है कि अभी 2 दिन पूर्व तस्वीरें हैं जहां पर जाट धर्मशाला में कब्जे का ये मामला सामने आया है। शक्ति ठाकुर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, जाट धर्मशाला पर कब्जे का मामला ये सामने आया है और बीजेपी नेता पर इस धर्मशाला पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें ये पूरा मामला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तहसील का जुड़ा हुआ है। तीर्थ नगरी मुक्तेश्वर है, जहां पर जाट धर्मशाला है, उस पर कब्जा करने का पूरा मामला है। कमल त्यागी, जो कि बीजेपी किसान मोर्चा की कार्यकारिणी का सदस्य बताया जा रहा है, वह अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ गुर्गों के साथ इस धर्मशाला पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था। और जो मुकदमा दर्ज हुआ, जो FIR दर्ज हुई है, उसमें कमल त्यागी द्वारा अवैध तमंचे से वहां रह रहे कपिल आर्या पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। कपिल आर्या ने तहरीर देते हुए बताया है कि कमल त्यागी कब्जा करने के लिए धर्मशाला पर अपने गुर्गों के साथ पहुंचे थे। करीब 35 से 40 लोग इसमें वहां मौके पर पहुंचे थे जाट धर्मशाला पर कब्जा करने के लिए। जब वहां रह रहे कपिल आर्या ने इसका विरोध किया तो कमल त्यागी, जो बीजेपी नेता है, उसने अवैध तमंचे से कपिल आर्या पर फायरिंग की है। मुझे मुकदमे में तहरीर में ये साफ लिखा हुआ है कि कमल त्यागी बीजेपी नेता द्वारा फायरिंग की गई है। और साथ ही कमल त्यागी के भाई पर आरोप है कि जब वह जान बचाने के लिए कपिल आर्या अपने परिवार के साथ एक कमरे में भागा तो कमल त्यागी के भाई ने कपिल आर्या की बहन रेखा के साथ छेड़खानी की, बदसलूकी की। FIR में ये भी दर्ज है। आपको बता दें 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है और 28 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। शक्ति, क्या इस धर्मशाला को लेकर पहले भी कोई विवाद था? क्योंकि कब ये कब्जा किया गया बीजेपी नेता की तरफ से इस धर्मशाला पर और कब इसकी शिकायत कराई गई है? बिल्कुल, आपको बता दें ये पूरा मामला 3 दिन पहले का है। 3 दिन पहले कमल त्यागी अपने गुर्गों के साथ धर्मशाला पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचा था। वहां पर जो दुकान है उनके ताले कमल त्यागी और उसके गुर्गों द्वारा तोड़े गए थे। वहां मुंडे वगैरह डालकर कब्जा किया गया था। लेकिन जब जाट समाज के लोगों को ये पता चलता है कि जाट धर्मशाला पर कमल त्यागी कब्जा कर रहा है तो वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस फोर्स पहुंचती है। हंगामे को देखकर पुलिस द्वारा कमल त्यागी और कुछ गुर्गों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले जाया जाता है। बताया
जा रहा है कि कमल त्यागी वहां से चकमा देकर पुलिस को रफू चक्कर हो गया था। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाकी 7 लोगों के खिलाफ कमल त्यागी सहित 7 नामजद लोगों का मुकदमा दर्ज किया गया है और 28 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जाट समाज के लोगों में ये आक्रोश है कि अभी तक कमल त्यागी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसी को लेकर जाट समाज के लोगों ने गल कोतवाली में प्रदर्शन किया है। वहां मौजूद पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने जाट समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर कमल त्यागी व अन्य जो नामजद लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी नेता कमल त्यागी, उसके भाई और जो नामजद 7 लोग हैं इनकी गिरफ्तारी पुलिस आखिर कब तक कर पाती है। बिल्कुल शक्ति, ये देखने वाली बात होगी आखिर पुलिस जो आश्वासन दे रही है, दावा कर रही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम आज सुबह पहुंच गई। जमीन के बदले नौकरी केस में पूछताछ कर रही है। इस केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती समेत 14 लोग आरोपी हैं। 15 मार्च लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। जिस समय टीम पहुंची, राबड़ी देवी विधान परिषद जाने की तैयारी कर रही थी। वहीं लालू यादव के घर पर सीबीआई की रेड पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम लेने वाले अपने के लिए चिंता करे, वो हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। सदन में कह रहे हैं अध्यक्ष की कार्रवाई होगी, जो लोग बीजेपी जिस तरीके से व्यवहार कर रही है सदन में। अरे जिस तरह से व्यवहार किया है, पहले का निकाल के तो कैसेट देख ले अध्यक्ष जी। देखिए, जो जिस रूप में रहेंगे उन पर तो जांच आज राबड़ी आवास पहले से नहीं तो कब से चल रहा है। शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जी के कंप्लेन के आधार पर कई केसेज चल रहे हैं और ये तो केसेज कांग्रेस के समय से चलने वाले केसेज भी हैं। तो सीबीआई से नाता लालू परिवार का पुराना रहा है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रजनी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रजनी, राबड़ी देवी से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। सुबह उनके आवास पर छापा मारा गया है, अब भी पूछताछ जारी है इस मामले में उनसे। बिल्कुल, देखिए 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी भी लगातार पूछताछ चल रही है राबड़ी देवी से। और उस राबड़ी आवास में अभी न तेजस्वी और तेज के जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो बाहर है उन्हें बाहर ही रहने की इजाजत है। जो अंदर है उनसे अंदर पूछताछ चल रही है। सीबीआई की जो टीम मौजूद है वो लगातार राबड़ी देवी से इंट्रोगेशन कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। और खबर ये भी आ रही है कि कई दस्तावेज भी सीबीआई के हाथ में लगे हैं। और बताते चलो कि इस छापेमारी के बाद से जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो तमाम कार्यकर्ता यहाँ आरजेडी राबड़ी आवास के बाहर कैंप किए हुए और सड़कों पर उन्होंने धरना दे रखा है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव का जो बयान आया है, अभी अभी एक लेटेस्ट बयान आया है कि जिस तरह से सीबीआई लगातार परेशान कर रही है और सरकार का पैसा जो खर्च हो रहा है, तो बेहतर होता कि अगर सीबीआई एक दफ्तर ही खोल लेती राबड़ी आवास में, उन्हें बार बार आने की परेशानी नहीं होती, भाड़ा खर्च नहीं होता। तो ऐसे में क्योंकि सीबीआई ने सोच कर रखा है और केंद्र सरकार ने ये सोच कर रखा है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों को परेशान करेगी, तो इससे बेहतर होता कि लालू यादव यहीं पे सीबीआई यहीं पे कैंप करे, ये कहा है तेजस्वी यादव ने। और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो सड़क से लेकर सदन तक चल रहा है, यानी जहाँ राबड़ी आवास के बाहर हो रहा है वहीं पे जो आरजेडी के विधायक हैं वो विधानसभा में लगातार वो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी रजनी, 14 साल पुराना ये मामला है, अब राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही है और भी कई अन्य आरोपी हैं। क्या राबड़ी देवी की गिरफ्तारी हो सकती है आज इस मामले में पूछताछ के बाद? देखिए 15 मार्च को राबड़ी देवी, मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव को इस मामले में कोर्ट में पेशी है इन तीनों की। तो जो दस्तावेज है, चूंकि जो जमीन खरीदे गए थे उस समय जमीन के बदले नौकरी दी गई थी, तो जो जमीन खरीदे गए थे वो राबड़ी देवी के नाम पे थे, तेजस्वी यादव के नाम पे थे, मीसा भारती के नाम पे थे। तो वो जमीन के कागजात इनके नाम पे कैसे आए? राउज एवेन्यू कोर्ट से ही ये डिसीजन हो पाएगा, ये कैसे इनके नाम पे ये जमीन आई, ये जमीन इन्हें गिफ्ट में मिला या फिर इनके नाम पे पहले से था, ये तमाम अभी पूछताछ चल रही है। अभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। गिरफ्तारी की अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी इस अपडेट के लिए आपका। तो राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई ने आज छापा मारा। राबड़ी देवी से लगातार पूछताछ की जा रही है। 5 घंटे से लगातार राबड़ी देवी से पूछताछ की जा रही है।
जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। 14 साल ये पुराना मामला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में होली को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। होलिका दहन स्थलों के साथ साथ बाजारों, चौराहों पर पुलिस की टीम ने गश्त की। सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने गश्ती की और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए जाने की अपील की है। तो रायबरेली की तस्वीरें हैं जहां पर होली को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई। रात में गश्त की जा रही है। मेन चौराहों पर, बाजारों में, सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। साथ ही लोगों से अपील कर रही है कि होली का त्योहार आ रहा है, इसलिए शांति और सौहार्द के साथ मिलजुल कर ये त्योहार मनाए, हुड़दंग ना मचाए, बेवजह का बवाल ना किया जाए। होली को लेकर पुलिस मुस्तैद है। पूरे तरीके से बाजारों, चौराहों पर गश्ती की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।